कैसे हो दोस्तों। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, दैट इज़ पार्ट नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल नंबर 1 ये हमें बोलता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल नंबर 1 आपने याद रखना है, यानी कि स्टेट्स प्रोक्लेम नहीं कर सकते हैं फॉर इंडिपेंडेंस, ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। और टेरिटरी ऑफ इंडिया इसमें क्या आता है याद रखना है, इसमें स्टेट्स आते हैं, हमारे यूटीज़ आते हैं और अदर टेरिटरीज जो इंडिया ने एक्वायर की हो। तो आर्टिकल नंबर 2 एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स या कायम करना दूसरी स्टेट्स जो कि हिंदुस्तान का पार्ट नहीं रही हो। तो जो नहीं रही हो याद रखना है ये आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 3 में जो इंडिया का पार्ट है उन्हें चाहे फिर सेपरेट किया जाए, यूटी बनाया जाए या स्टेट बनाया जाए, लेकिन वो इंडिया का पार्ट है। तो पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, स्टेट्स को बाउंड्रीज अल्टर कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा दोस्तों आता है आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 ये बोलता है हमें कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, जो भी लॉज आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 में हैं वो हमें कंसिडर नहीं करते हैं अमेंडमेंट। ठीक, अगर अल्टर की जाए बाउंड्री या स्टेट्स में तो वो अमेंडमेंट काउंट नहीं की जाएगी, ये हमें आर्टिकल नंबर 4 कहता है। तो इसके बाद आता है हमें दोस्तों सिटीजनशिप पार्ट 2, आर्टिकल नंबर 5 to 11, दैट इज सिटीजन। सिटीजन कौन होता है? जिसको भी मेंबरशिप मिले एक कम्युनिटी में, एक मुल्क में, तो वो सिटीजन कहलाता है। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप कैसे हासिल कर सकते हैं? बाय बर्थ, ठीक है दोस्तों, बाय डिसेंट, जिसका फादर आउटसाइड रहता हो लेकिन वो पहले यही का था, ठीक है, 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसके बाद बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन गुड वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, म्यूजिक, ठीक है दोस्तों, 14 साल से ज़्यादा जो रहता हो। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर टेरिटरी कोई आए इंडियन लैंड में, यानी कि इंडिया में जो भी टेरिटरी अगर ऑक्यूपाई करे इंडिया किसी की, तो बाय इनकॉर्पोरेशन वो हो जाएगी सिटीजनशिप। लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होता है? रिनाउंसिएशन, वॉलंटरी एक्ट, जब वॉलंटरी कोई रिनाउंस करता है, ठीक है, त्याग देता है सिटीजनशिप। बाय टर्मिनेशन, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, जब टर्मिनेशन, जब ऑपरेशन, जब लॉ, जब सरकार ही किसी की सिटीजनशिप ख़त्म करे, कहीं और वो पना ले जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद किस डिप्राइवेशन, फ्रॉड, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, जब कोई फ्रॉड पे सिटीजनशिप ले या मिस रिप्रेजेंटेशन करे खुद को, रिप्रेजेंट करे खुद को कि वो तो कि वो बोले कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने वही अच्छा काम किया है इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स साइंस, लेकिन उसने दरअसल वह काम नहीं किया, वो धोखाधड़ी करे, ठीक है दोस्तों। बीइंग डिसलॉयल टू द कंट्री, डिसरिस्पेक्ट करे हिंदुस्तान के कानून की, ठीक है। कंपलसरी टर्मिनेशन ऑब्टेन्ड बाय रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन। इसके बाद आते हैं दोस्तों फंडामेंटल राइट्स की तरफ। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 12 to 35, इसे हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कराची सेशन में सरदार पटेल ने अडॉप्ट की थी रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली ये 7 थे, अब ये 6 हैं। क्या क्या हैं दोस्तों देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 and 30। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर 31। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32। और डिलीट, ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी ये डिलीट हो गया है बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद रखना है आपने 1978। अब क्या ये, अब ये आता है 300A में लीगल राइट में, ठीक है दोस्तों। अब देख सकते हैं
फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट कैन बी अप्रोच डायरेक्टली, अगर किसी का वायलेट हो जाए फंडामेंटल राइट्स तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। अगर लीगल राइट किसी का वायलेट हो तो वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट फॉर एग्जांपल, या कोई भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट वो वहाँ पर जा सकता है। राइट टू इक्वालिटी हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी, कानून के सामने सब बराबर हैं, बराबरी और इक्वल प्रोटेक्शन सबको मिलती है कानून में। और आर्टिकल नंबर 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल नंबर 15 याद रखना है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है किस कौन कौन से ग्राउंड्स पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और उसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 16 हमें कहते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। याद रखना है आपने, आर्टिकल नंबर 16 पेड से रिलेटेड है। 16 के बराबरी होनी चाहिए और हर इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। और आर्टिकल नंबर 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, अनटचेबिलिटी हम नहीं कह सकते अब, ये भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अगर कोई इफ़ ए पर्सन बिलीव्स इन अनटचेबिलिटी ही विल बी लायबल, तो वो कन्विक्ट किया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स अब एबॉलिशन ख़त्म हो चुके हैं एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एजुकेशन। तो पढ़ते हैं आगे, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल नंबर 19 to 20। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट इज 6 फ्रीडम ऑफ स्पीच। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स, ये हमें प्रोटेक्शन देता है सर्टन राइट्स से फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। तो फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर एक को ये मौका दिया गया है कि वो अपना एक्सप्रेशन करे, अपनी स्पीच दे और अपने वर्ड्स को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा है फ्रीडम ऑफ टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तीसरा है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी। फोर्थ वन इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिफ्थ इज टू रिसाइड एंड सेटलमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। सिक्स्थ इज फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। तो ये आपने याद रखनी है। आर्टिकल नंबर 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 19 से फ्रीडम ऑफ स्पीच शॉर्ट में। और आर्टिकल नंबर 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 20 हमें देता है क्या हमें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई हमें लायबल नहीं ठहरा सकता है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ऑफेंस पेनल्टी लॉ। ये नो एक्स पास्ट फैक्ट लॉ, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ने जुर्म किया होगा तो दूसरी बार उसे उसी जुर्म पे नहीं पकड़ा जा सकता है। नो डबल जियोपैरिटी, किसी को 2 बार एक ही जुर्म पे सज़ा नहीं दी सकते। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब ये है कि कोई खुद गवाह नहीं बन सकता है। तो याद रखना है ये 3 चीज़ों को। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कौन कौन सी प्रोटेक्शन देते हैं अगर कोई ऑफेंस करेगा, तो उनके लिए भी ये है आर्टिकल नंबर 20। देन वी है आर्टिकल नंबर 21 प्रोटेक्शन इन लॉ ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। को किस को याद रखना है आपने, 21 लाइफ के रिलेटेड है, 20 ऑफेंस के रिलेटेड है। 0 और ओ इसको आप रिलेट करना, और 21 इसको याद रखना है लाइफ से रिलेटेड है। ये कब आया? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2021 आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, जो हमें देते हैं राइट टू एजुकेशन फ्री कंपलसरी, राइट टू प्राइवेसी, ये इसी में आते हैं, ये पहले से नहीं थे तो ये कब हुए इनकॉर्पोरेट। याद रखना है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन में भी आ सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों राइट टू लिवलीहुड एटसेट्रा। आर्टिकल नंबर 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट
डिटेंशन इन सर्टन केसेस, तो हमें ये प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट के खिलाफ, और डिटेंशन को क्या है, जेल में रखना, इन सर्टन केसेस, तो याद रखना है अरेस्ट के खिलाफ आर्टिकल नंबर 22, इसको आपने याद रखना है। और उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। आर्टिकल नंबर 23 क्या बोलता है हमें, ये ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर, ये बड़े लोगों के लिए है दोस्तों। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 23 हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि किसी इंसान को हम ट्रैफिक नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते हैं, स्लेवरी ख़त्म हो चुकी है, अब स्लेव नहीं हो सकता इंसान एक जगह से दूसरी जगह, ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग नहीं चलेगी। और दोस्तों फोर्स्ड लेबर, बेगर जिसे कहते हैं, बेगर इनवॉलंटरी वर्क विदाउट पेमेंट, जिसमें हमें पेमेंट नहीं दिया जाता है और खाली हमसे काम लिया जाता है। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, हजार्डस फैक्ट्रीज में जहाँ पर चिल्ड्रंस को एम्प्लॉय किया जाता है और उनसे काम लिया जाता है, तो वो भी अब ख़त्म हो चुका है। देन वी हैव दी लेस देन 14 ईयर्स ओल्ड जो भी हैं वो हजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं बन सकते। और ये इसके बाद आपने याद रख 2016 में प्रपोजल पार्लियामेंट में पास की गई कि जो भी बच्चे 14 ईयर्स से बिलो हैं वो एम्प्लॉय किसी भी जगह नहीं हो सकते, एक्सेप्शन है फैमिली बिजनेस। तो दोस्तों इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 to 28। तो याद रखना है दोस्तों 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, याद रखना है। राइट आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक आप याद रखना, 25 to 28 रिलीजन के रिलेटेड है, तो आपको वहाँ पर इजीली ये याद रहेगा, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, खुद ही रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना। आर्टिकल नंबर 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, कोई भी टैक्स नहीं लग सकता है रिलीजन पे। आर्टिकल नंबर 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है दोस्तों, 25 to 28 रिलेटेड है रिलीजन के। और उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 एंड 30। 29 आर्टिकल हमें बोलता है, तो दोस्तों आपने याद रखना है 29 और 30। 29 हमें माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की सलाह देते हैं, तो याद रखना है 29 और 30 माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड है। 25 to 28 रिलीजन, 29 to 30 माइनॉरिटीज़ है। और 30 में क्या आता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं माइनॉरिटीज़, याद रखना है। और इसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ 32, ये क्या है, ये जिसे हम कहते हैं रिट्स के रिलेटेड। आर्टिकल नंबर 32, तो सुप्रीम कोर्ट इंसान मूव कर सकता है इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो जो भी हमने पढ़े ऊपर ये फंडामेंटल राइट्स थे, तो अगर इनमें से कोई भी राइट वायोलेट हो गया तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल नंबर 32 के तहत बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यही है बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अम्बेडकर साहब ने क्या कहा, सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो याद रखना है दोस्तों आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर है टू इशू रिट्स। और आर्टिकल नंबर 226 हाई कोर्ट को पावर दिए गए हैं टू इशू रिट्स, तो याद रखना है इन दोनों को। 226 हाई कोर्ट को पावर्स देता है, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट री इशू कर सकता है रिट्स। आर्टिकल नंबर 33, तो याद रखना है अब आपने आर्टिकल नंबर 32 टू द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और इसके बाद 33 पार्लियामेंट को पावर है टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मॉडिफाई कर सकता है एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, फॉर आर्म्ड फोर्सेस किस किस को नहीं है एप्लीकेशन, यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, आर्म्ड फोर्स, पुलिस फोर्स एंड
इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सेप्शन है यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की। तो पार्लियामेंट किन पर कदम लगाता है? पार्लियामेंट याद रखना है दोस्तों, आर्मड फोर्सेस, पुलिस ऑफिसर, पुलिस फोर्सेस और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ रीट नहीं कर सकते। याद रखना है आपने दोस्तों, आर्टिकल नंबर 33 और आर्टिकल नंबर 44 क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वायल मार्शल लॉ इज इनफोर्स्ड इन एनी एरिया। तो जिस जगह पर भी मार्शल लॉ लगा हुआ हो, यानी कि जिस अफसपा वफसपा जिस जगह पर हो, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में, आसाम में, मणिपुर में और भी कई स्टेट्स में जहाँ पर अफसपा एप्लीकेबल है, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन किन पर है? फंडामेंटल राइट्स। तो वो लोग भी नहीं जा सकते इन कोर्ट। ठीक है दोस्तों, और आर्टिकल नंबर 33 तो याद रखा आपने, modification in the application of fundamental rights for armed forces, पुलिस फोर्स एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। 34 क्या कहता है कि जिन जगहों पर मार्शल लॉ लगा हो तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है फंडामेंटल राइट्स। तो इसके बाद आर्टिकल नंबर 35 क्या कहते हैं? लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। तो प्रोविजंस कहाँ से मिलते हैं इनको? लेजिस्लेशन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आता है रिट्स, रिटन कमांड होता है ये रिट्स। सबसे पहले इसमें आता है दोस्तों हैबस कॉर्पस। हैबस चूंकि लैटिन वर्ड है और कॉर्पस जिसे कहते हैं हम लाश। ठीक है, तो याद रखना है हैबस कॉर्पस जब भी आए तो ऐसे याद रखना, कॉर्पस इज रिलेटेड टू डेड बॉडी। ठीक है, तो है इसका मतलब ये है टू हैव द बॉडी ऑफ, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू ब्रिंग बॉडी ऑफ वन हु हैज़ बीन अरेस्टेड। जो कोई भी अरेस्ट किया जाता हो तो उसको क्या करना है? प्रेजेंट करना है। याद रखना है, उसको कोर्ट के सामने लाना है, काज ऑफ, और कोर्ट के सामने क्या करना है? काज ऑफ डिटेंशन, क्यों इसे बंद रखा गया। इसके बाद आता है दूसरा इसमें मैंडामस। मैंडामस मतलब वी कमांड, परफॉर्म ऑफिशियल ड्यूटी एज वेल। जब मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई अपना काम अच्छे ढंग से नहीं करता है तो उसको क्या मिलता है? उसको डायरेक्शन मिलती है गवर्नमेंट अपर अथॉरिटी से टू परफॉर्म हिज ड्यूटी और हर ड्यूटी एफिशिएंटली। ठीक है दोस्तों, तो मंडामस याद रखना है, वी कमांड। ठीक है, मंडामस वी कमांड, हैबस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, और उसके बाद दोस्तों सर्शोरी टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्मेंट। ठीक है दोस्तों, सर्शोरी जब भी आएगा इसका मतलब है इन्फॉर्मेंट और सर्टिफाइड। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स को कह सकता है कि जो भी डिसीजन अगर इससे लगे कि फलानी जिस डिसीजन लिया गया है तो वो अच्छा नहीं है या वायलेट करता है सम रूल्स, तो वो काश करने को बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा प्रोहिबिशन। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल सकता है टू परफॉर्म ड्यूटी अकॉर्डिंग टू इट्स ओन जुरिसडिक्शन। तो प्रोहिबिशन में क्या आता है? हाई जो एपेक्स कोर्ट है, ऊपर जो हेरारकी ऑफ कोर्ट्स हैं, तो जो हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट्स को कह सकता है कि अपनी जुरिसडिक्शन में रहें। ठीक है, टू अकॉर्डिंग टू परफॉर्म ड्यूटी अकॉर्डिंग टू इट्स ओन जुरिसडिक्शन। आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट से हिदायत मिलती है लोअर कोर्ट्स को कि अपने हद में रहो। ठीक है दोस्तों, रिट इशू डू नॉट एक्सीड जुरिसडिक्शन, अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर जो यानी कि जो पावर्स हैं उन्हें आप क्या उनसे बाहर ना निकलें, जितने पावर्स हैं उन्हीं से सेटिस्फाई हो। तो उसके बाद क्यों वारंटो, ये लास्ट आता है इसमें, क्यों वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल किसी ने, फॉर एग्जांपल एक्स ने वाई जगह पर कब्जा किया होगा तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट इसको रिट निकालेगा, क्यों वारंटो, किस अथॉरिटी से आप यहाँ बैठे हो, क्या प्रूफ है? प्रूव इट दैट इज बिलोंग्स टू यू। ठीक है दोस्तों, चेक लीगलिटी ऑफ पर्सन्स क्लेम ओवर ऑफिस। तो अगर आप ये ऑफिस होल्ड किए हो तो जो क्लेम है इस पे वो प्रूव करो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद हमने याद रखना है सस्पेंसिबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो
कब कब होते ही सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स? नेशनल इमरजेंसी के वक्त, जब वार हो या तो आर्टिकल नंबर 352, ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 352, तो आपने याद रखना है नेशनल इमरजेंसी से ये मुंसलिक है, रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, ये कब कब हो सकती है? जब एक्सटर्नल एग्रेशन हो, ठीक है, जब कोई इन्वेडर हमला करने के लिए आता है, और जब आर्मड रिबेलियन हो, जब आर्मड फोर्सेस रिबेलियन करे, तब 6 राइट्स अंडर आर्टिकल 19 क्या होते हैं? ये सस्पेंड होते हैं। याद रखना है, जो 6 राइट्स हैं आर्टिकल 19 के, तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होते हैं। याद रखना है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 20 and 21 हैज़ बीन प्रोहिबिटेड एंड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या आया गया? तो एक्सेप्शन है आर्टिकल नंबर 20 और 21, तो ये किसी भी सूरत में क्या सस्पेंड नहीं हो सकते। ये याद रखना है हमने दोस्तों। थैंक यू।